हेलो एवरीवन। सेंटर ऑफ मास, कोलिशन एंड लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये नया चैप्टर है जिसको आप अभी लर्न करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास को लर्न करेंगे, इसके बाद कोलिशन और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को एक साथ सीखेंगे। सेंटर ऑफ मास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास में क्या पढ़ना है और क्या ये होता है। सेंटर ऑफ मास में बेसिकली हमको ये समझना है कि व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ मास एंड हाउ वी फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ वेरियस मास डिस्ट्रीब्यूशंस, और उसके साथ साथ उनको हमको कैलकुलेट करना है और कुछ रिजल्ट्स को याद रखना है। अगर इसको हम डिफाइन करें शॉर्ट टर्म में तो इस तरह से बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन होती है। सो लेट मी राइट इट इन शॉर्ट, इट इज़ अ लोकेशन वेयर entire mass of a given system can be assumed to be located. So this can be a shorter definition of this. इस डेफिनेशन को समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। इट सेज कि सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन होता है। पहला पॉइंट तो ये हुआ, इट इज़ अ लोकेशन। दैट मीन्स इसका जो यूनिट आएगा वो लोकेशन का यूनिट आएगा, दैट मीन्स पोजीशन का यूनिट आएगा, और जिसको ओरिजिन से हम मीटर में मेजर करेंगे। वेयर द इंटायर मास ऑफ अ गिवन सिस्टम कैन बी एज्यूम टू बी लोकेटेड। अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या सिस्टम ऑफ बॉडीज आपको गिवन है तो उस पे एक ऐसा पॉइंट अपने को चूज़ करना है, एक ऐसा लोकेशन चूज़ करना है जहाँ पर उसका इंटायर मास को हम एज्यूम कर सके कि वो लोकेटेड है। एज्यूम करने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर हम टोटल मास को समझेंगे कि अगर टोटल मास यहाँ पर रखा होता है तो इट विल बी डूइंग द सेम थिंग दैट द इंटायर सिस्टम इज डूइंग, राइट। पूरे सिस्टम को हम हर मास को ना कंसिडर करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटायर मास को कंसिडर करता हुआ एज्यूम कर सकते हैं। अगर इसको बेसिक से और कनेक्ट करने की कोशिश करें तो अपने जो अभी तक पढ़ रखा है वो ये है कि जैसे कि लेट्स से एक पार्टिकल अपने पास, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और अभी तक टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि एक पार्टिकल कैसे बिहेव करता है। तो ये सिंगल पार्टिकल है, इसका मास m दिया गया है। देन वी ज्वाइन दिस पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। अगर इसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन करा दिया सो दैट बिकम्स द पोजीशन, राइट। इस पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं और काफ़ी कुछ हम लोगों ने लर्न कर लिया। जैसे कि अगर इसकी हमको पोजीशन लिखनी हो, कैन वी राइट द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल? ऑफ कोर्स, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर वेक्टर। नाउ अगर अपने को वेलोसिटी निकालना हो, वंस वी नो द पोजीशन वी कैन फाइंड द वेलोसिटी v एज dr/dt। नाउ d अपॉन dt ये एक डिफरेंशिएशन टेक्निक है जिसकी वजह से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर कभी अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन इज dv/dt। फर्दर उसी टेक्निक को यूज़ करके हम एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं। फिर अगर अपने को फोर्स कैलकुलेट करना हो तो फोर्स ऑन द पार्टिकल इज गोइंग टू बी F इज इक्वल टू m इंटू ए, बिकॉज ए यू हैव कैलकुलेटेड। और इसके बाद अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी कुछ कैलकुलेशंस आप कर लेते हो। दैट मीन्स वट एवर वी हैव लर्न सो फार दैट कैन बी अप्लाइड फॉर अ पार्टिकल। तो ये भी एक सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम में ये बहुत सिंपलेस्ट सिस्टम है क्योंकि इस सिस्टम में एक ही पार्टिकल है और उसका मास इसी लोकेशन पर लोकेटेड होता है। तो यहाँ पर कोई सेंटर ऑफ मास जैसे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत कब पड़ती है? जब अपने पास मल्टीपल पार्टिकल्स हों या फिर बॉडी हो या फिर मल्टीपल बॉडीज़ हो, राइट। उस केस पर हम सेंटर ऑफ मास को स्टडी करते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। बट अगर एक बार हमको सेंटर ऑफ मास मिल गया, यानी वो लोकेशन हमने आइडेंटिफाई कर ली, तो उस इंटायर कॉम्बिनेशन ऑफ मासेस के लिए आप पाओगे कि सारी स्टोरी एग्जैक्टली ऐसे चलने वाली है। क्योंकि अगर हमने पोजीशन पता कर ली तो हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पकड़ेंगे और सभी पार्टिकल की पोजीशन के बारे में बात नहीं करेंगे। देन उससे हमको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल जाएगी, देन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, देन सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला फोर्स मिल जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, मोमेंटम, एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट वी हैव लर्न सो फार उसको अप्लाई कर सकते हैं उस सेंटर ऑफ मास के लिए। समझ में आया? इसका मतलब सेंटर ऑफ मास को हम ऐसी लोकेशन पे एज्यूम करते हैं ताकि कंबाइंड सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं
वो सेंटर ऑफ मास हमको मिल जाए। इसका फ़ायदा क्या होता है, सपोज करिए आपके पास न्यूमरस पार्टिकल्स हैं, तो उन सभी पार्टिकल्स को हम एक एक करके नहीं स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर आप एक एक करके स्टडी करोगे इट विल टेक लॉन्ग टाइम, फिर उनको कंपाइल करना इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट इशू। तो उसके लिए हम केवल सेंटर ऑफ मास को पकड़ करके सॉल्व कर लेते हैं और उससे फिर सभी पार्टिकल के बारे में बैक कैलकुलेशन करके इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, राइट। सो अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें हम ये चेक करेंगे कि पहले सिस्टम का मतलब समझते हैं, यानी सिस्टम ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास कैसा हो सकता है अपार्ट फ्रॉम ये पॉइंट मास, कई तरह से मास हो सकता है। तो उसको अगर हेडिंग में रखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशंस। सो मास डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से किया जा सकता है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल मीनिंग ये हुआ कि मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो जैसे अगर अपने पास एक सिंगल पॉइंट है तो दिस इज अ पॉइंट मास। आपके पास ऐसा हो सकता है कि कई सारे पॉइंट मासेस हों, लाइक M1, M2, M3 एंड Mn। सो इस तरह के अगर बहुत सारे मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। नो अनदर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि अपने पास एक बॉडी हो और भी बॉडीज़ हो। ना ये जो बॉडीज़ है उसमें भी डिपेंड कर जाएगा कि लाइक बॉडी के अंदर कुछ कैविटी है, स्पेस बनाया है नहीं बनाया। सो मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसमें भी अगर आप देखोगे ब्रॉड वे पे तो हम दो कैटेगरीज में कर सकते हैं, या तो इस तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर इस तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसका मतलब क्या हुआ, सो उसको अगर हम प्रॉपरली लिखें तो इस तरह से बोल सकते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। So let me erase this first. So mass distribution can be of two types. First is called discrete mass distribution. Discrete mass distribution. So discrete mass distribution क्या होता है और किस तरह से इसमें सेंटर ऑफ मास को हम लोग डिफाइन करेंगे उसको समझते हैं। Moreover, ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है ये फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे जितने भी हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें मास डिस्ट्रीब्यूशंस आएंगे, क्योंकि अब हम पार्टिकल्स से मूव करके बॉडीज़ और सिस्टम ऑफ पार्टिकल की तरफ चल रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। सो डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स अपने पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। सो अगर बहुत सारे पार्टिकल्स इस तरह से स्कैटर्ड है, जैसे एक ये पार्टिकल हो गया, एक ये पार्टिकल हो गया, एक ये पार्टिकल हो गया। सो अगर वो स्कैटर्ड हैं, अलग अलग हैं, तो उसको हम बोलते हैं दिस मास डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सिस्टम का मतलब हुआ ये इंटायर सिस्टम, दैट मीन्स द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल्स। यहाँ पर 3 ले रहे हैं और 3 के बारे में समझ जाएंगे तो फिर हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने एक ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया है। सो लेट्स से दिस इज ओरिजिन। नाउ ओरिजिन यू कैन चूज एनीवेयर, यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है। सो लेट्स से कि ये पहला पार्टिकल को नाम कर देते हैं, इसका मास M1 है, ये सेकंड पार्टिकल इसका मास M2 है, ये थर्ड पार्टिकल इसका मास M3 है। सो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ओके। एंड इन सभी के अपने पोजीशंस होंगे। तो ये जो एरोस दिखाया गया ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है। तो दिस विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ R1, दिस इज गोइंग टू बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ R2, similarly this will be the position vector of R3. So you can write the position vector of all the particles that are available there. So यहाँ पर 3 consider किए गए तो 3 होगा। So that is a discrete mass distribution. इस डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको सॉल्व करना है तो आप M1 सॉल्व कर सकते हो, M2 सॉल्व कर सकते हो, M3 सॉल्व कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। और उसके लिए ये जो अभी अपने ये लिस्ट किया था, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एवरीथिंग यू कैन फाइंड फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, और फिर सबको ऐड करके कलेक्टिवली भी आप पता कर सकते हो। बट क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो फिर वो प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे कि अगर आपके पास 1000 पार्टिकल्स हो जाए या 1 लाख पार्टिकल हो जाए तो आप सारे के लिए कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है ना। सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अगर इसी में हम सेंटर ऑफ मास को भी लिंक करने की कोशिश करें तो दीज पार्टिकल्स, ये जो कॉम्बिनेशन है, इनको अगर आप इंडिविजुअली नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो एक ऐसा पोजीशन एग्जिस्ट करता है जिस पर आप इंटायर मास को लोकेट करता हुआ एज्यूम कर सकते हैं। और वो कहाँ पर होगा, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी लर्न कि कैसे उसको निकालना है। बट एक पोजीशन ज़रूर आने वाला है और वो एक ही पोजीशन होगा। सो इन सभी को कंबाइंड मास को अगर आपको लिखना हो तो एक पोजीशन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। लेट्स से यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, सो इसको हम बोलेंगे दैट इज सेंटर ऑफ मास।
So center of mass is a position that is going to represent all the mass together. So इस पॉइंट पर हम m1 प्लस m2 प्लस m3 मास को लोकेटेड एज्यूम कर सकते हैं. So यहाँ पर टोटल मास आएगा सेंटर ऑफ मास पर कितना आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3. ओके, सो इस पोजीशन को हम सेंटर ऑफ मास बोलने वाले हैं. और इस पोजीशन को पता करने का मतलब है उसी ओरिजिन से आपको इसका पोजीशन चाहिए, ये पोजीशन चाहिए दिस. इसको हम बोलेंगे दैट इज RCM. RCM का मतलब हुआ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो आपको एक फार्मूला देते हैं जिस फार्मूले से हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे. और एक बार हमको पोजीशन वेक्टर पता चला, जैसे कि यहाँ पर देखिए हम लोग पोजीशन से स्टार्ट हुए थे, एक बार पोजीशन वेक्टर चला तो फिर आगे की सारी स्टोरी मैथमेटिक्स से निकलती है. दैट मीन्स आइदर डिफरेंशिएट करना होगा या फिर इंटीग्रेट करना होगा. सो किस तरह से इसको लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास को डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन में. तो उसका फार्मूला कुछ ऐसा जाता है RCM इज डिफाइंड एज mass weighted average of positions. Mass weighted average of positions. That means m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus m3 r3 vector divided by m1 plus m2 plus m3. So अगर आप ये प्रोसेस करते हो तो उससे एक जो पोजीशन आएगी वो आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताएगा. So this is how you can get the center of mass position for a distributed mass system or discrete mass system. Understood? Now this is for 3 particles. अगर बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो इसको हम इस तरह से ऐड करते चले जाएंगे और इसको भी ऐड करते चले जाएंगे. तो दिस कुड बी फॉर n number of particles. इसी को अगर हमको जनरलाइज करना है तो कैन बी राइट जनरलाइज फॉर्मेट इज गोइंग टू बी दिस. RCM is going to be equal to summation of mi ri डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ mi. यू नो कि समेशन का क्या मीनिंग होता है. यहाँ पर i रन्स फ्रॉम 1 to n नंबर, यहाँ पर भी i रन्स फ्रॉम 1 to n नंबर. सो i की वैल्यू 1 से n तक लिखने का मतलब हुआ ये m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 वेक्टर फॉर्म में है और ये m1 प्लस m2 प्लस m3 वेक्टर फॉर्म में है. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो डाउन साइड का जो समेशन है दैट इज वेरी सिंपल. दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द टोटल मास ऑफ द सिस्टम. सो समेशन ऑफ mi जो कि बार बार आएगा और ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो इसकी वैल्यू कैपिटल M के बराबर हो जाएगी. कैपिटल M का मतलब टोटल मास. तो दिस विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम. तो जिस सिस्टम को आपने कंसीडर किया उस सिस्टम का ये टोटल मास आएगा. अगर उस टोटल मास को हम कैपिटल M से लिखें तो यहाँ पर कैपिटल M की वैल्यू m1 प्लस m2 प्लस m3 के बराबर हो जाएगी. Isn't it? So capital M will be equal to m1 plus m2 plus m3 and so on. अगर इससे ज़्यादा है तो इसको इस फॉर्म में भी कई बार हम लोग लिख लेते हैं 1/m टोटल मास समेशन ऑफ mi ri वेक्टर I runs from 1 to n. So this is a formula to find the center of mass in case of discrete mass distribution case. So जब कोई discrete mass distribution case आएगा तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं. देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट एक्चुअली इट्स नॉट सो. सभी की पोजीशन पता होगा आपको. तो पोजीशन को मास के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए इसको मास वेटेड एवरेज भी कहते हैं. दिस इज अ एवरेज ओवरऑल एंड उसमें मास को मल्टीप्लाई करके किया गया. दिस इज हाउ द सेंटर ऑफ मास लोकेशन इज डिफाइंड. नाउ RCM को अभी हमने R के वेक्टर में लिखा है. जनरली अपने की अपनी हैबिट होती है x y z कंपोनेंट के टर्म में बात करना. सो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन दिखाया गया है. पार्टिकल 3 डायमेंशन में कहीं भी हो सकते हैं. सो एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट आ सकते हैं. सो अगर उन कंपोनेंट वाइज चलेंगे तो कैसा लिखना होगा उसके बारे में भी सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. तो जो RCM आएगा क्या हम बोलेंगे उस RCM की कोई जो पोजीशन आएगी उसमें एक XCM आएगा. एक्स कोऑर्डिनेट होगा तो उसको XCM बोलेंगे. जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसको YCM बोल देंगे एंड जेड कोऑर्डिनेट जो भी आएगा उसको ZCM बोल देंगे. राइट. सो RCM को इस तरह से लिखा जा सकता है. आई होप यू गॉट टू नो कि RCM क्या है. RCM इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. अच्छा, ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 z1 x2 y2 z2 इस तरह से होंगे. तो अगर उसको हम ith को लिखना चाहें ith पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा xi i कैप प्लस yi j कैप प्लस zi k कैप. Isn't it? अब इसमें i की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं. i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n नंबर. कोई भी नंबर रखिए. 1 रखेंगे तो x1 r1 आ जाएगा.
2 रखेंगे तो R2 आ जाएगा। इस तरह से सभी पार्टिकल्स के पोजीशंस को हम एक्स वाई जेड के टर्म में लिख सकते हैं। नो अब इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम इस पर रख दें जो जनरल फार्मूला बना था आर के टर्म में, तो वहाँ से एक्स सेपरेट किया जा सकता है क्योंकि हम जानते हैं आई कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से। तो एक्ससीएम की वैल्यू के लिए एक्स वाले टर्म्स आएंगे, वाईसीएम के लिए वाई वाले टर्म आएंगे। इस तरह से जो फाइनली आपके पास आ जाएगा वो ये आएगा, एक्ससीएम इज इक्वल टू समेशन ऑफ m1 x1 और या mi(xi), समेशन लगाया तो mi(xi) लिखेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल मास, क्योंकि डाउन साइड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पर 3 पार्ट हो जाएंगे अलग अलग, xi वाला, yi वाला और zi वाला। तो xi का जो कॉम्बिनेशन है वो xm के साथ आएगा। बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि आपको लिखना है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, और इस पर आपको कोऑर्डिनेट वेक्टर्स नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि x हम सेपरेटली डील कर रहे हैं तो सभी के साथ i होता है, इसलिए i कॉमन हो गया। और i का मतलब i कैप, डाउन साइड आएगा आपको m1 प्लस m2 प्लस m3, अगर इससे ज़्यादा है तो एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ वी राइट एक्ससीएम। अगर आपको एक्ससीएम समझ में आता है देन वाईसीएम जेडसीएम विल बी जस्ट कॉपी ऑफ इट। सो वाईसीएम कैसे लिखा जाएगा? वाईसीएम आएगा समेशन ऑफ mi(yi) divided by summation of mi, that is total mass, which could be written as m1y1 plus m2y2 plus m3y3 and so on, divided by m1 plus m2 plus m3. Need not to say z component भी exactly लिखा जा सकता है। तो ZCM is going to be summation of mi(zi) divided by summation of mi, which is total m, and this could be written like this. So point is, we can find all the coordinates of the mass distribution for center of mass. So जो center of mass आपको पता करना है उसके coordinates निकाल सकते हैं। तो center of mass के coordinates को हम xi, yi, एक्सीएम, वाईसीएम, जेडसीएम के टर्म में भी दे सकते हैं और सेंटर ऑफ मास को आरसीएम में दे सकते हैं। सो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होगा उसको हम आरसीएम बोल सकते हैं, दैट इज उसकी लोकेशन आरसीएम आ गई, और उसको हम ऐसा बोल सकते हैं दैट इज एक्ससीएम, वाईसीएम, जेडसीएम। सो आइदर यू गिव इन दिस फॉर्मेट और यू गिव इन दिस फॉर्मेट, बोथ आर द सेम थिंग, राइट? सो दिस इज हाउ फॉर अ डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ मास कैन बी कैलकुलेटेड और आइडेंटिफाइड। और एक बार सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ गई, दैट इज द पोजीशन, अगर ये पोजीशन आ गया देन वी कैन टॉक अबाउट कि सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करता है, सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, फोर्स कितना है, सारी कैलकुलेशंस के आगे हम लेके जाएंगे। ना इस समय जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो हम केवल सेंटर ऑफ मास पे फोकस कर रहे होंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल पे नहीं। और इंडिविजुअल पार्टिकल जिस तरह से मूव कर रहे होंगे, जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे, उसका कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन सेंटर ऑफ मास कर रहा होगा। सो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रिप्रेजेंटेशन सिंगल लोकेशन करता है, उस सिंगल लोकेशन को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, उसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। Got to know? So that is discrete mass distribution and its center of mass. Now we will talk about the another type of mass distribution and how to find the center of mass for that case. Okay, but prior to that, let's take an example so that we can think of how we will be using this formula or maybe that formula. So here is an example. It says find center of mass location of the given mass distribution. सो ये यहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। हाँ, ये डिस्क्रीट है क्योंकि एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर है। सो यहाँ पर भी 3 पार्टिकल्स दिए गए हैं और जो भी डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, अपने को सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए आप आर डायरेक्टली निकाल सकते हैं और या फिर एक्ससीएम, वाईसीएम, जेडसीएम निकाल सकते हैं। ना अपने को आइडेंटिफाई करना होगा सभी की लोकेशन। ये फर्स्ट है, इसको नाम दे देते हैं, लेट से ये m1 है, इसको आप चाहो तो m2 नाम दे दो एंड यू कैन कॉल इट एज m3। किसको m1 बोलना है, किसको m2 बोलना है, किसको m3 बोलना है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी इशू। आप किसी को भी 1 2 3 का नाम देंगे चलेगा, आंसर वही आएगा। सो इस तरह से अगर हमने इनको लोकेशन वो दे दिया, फिर इनके बाद m1 के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, सो कैन वी से कि m1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,0 है। m2 के पास जो कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं दैट इज़ 5a,0, ए कोई नंबर होगा। m3 के जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए या लोकेशन है वो 0,-2 है। नो अगर हम लोग एक्ससीएम निकालते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे, वाईसीएम निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट को, जेडसीएम के लिए जेड कोऑर्डिनेट को।
सो हम लोग सेंटर ऑफ मास के लिए पहले एक्सियम पकड़ेंगे। एक्सियम का मतलब होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। सिंस 3 है इसलिए 3 तक लिखना है। अच्छा, अब आपको m1 m2 पता है, आपको x1 x2 पता है, तो आप इसे एक्सियम निकाल सकते हो डेफिनेटली। सो m1 के प्लेस पर आप लिखोगे ट्वाइस m, x1 के प्लेस पर लिखोगे 0, इन प्लेस ऑफ m2 यू कैन राइट m, in place of x2 you will write 5a, and in place of m3 you will write 3m, and x3 will be 0, divided by m1 plus m2 m3, so that's going to twice m plus 3m। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये दो जो बचने वाला है दैट इज जो बचने वाला है वो 5ma होगा। डाउन साइड आपको कितना मिलने वाला है, 3 + 2 5 + 1 6m मिलने वाला है। m से m डिसअपियर हो जाएगा, सो ये बनेगा 5a/6। सो 5a/6 इज गोइंग टू बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली वी विल फाइंड YCM, और YCM के लिए आप लगाओगे समेशन ऑफ mi/yi डिवाइड बाई समेशन ऑफ mi, और ये फिर सेपरेट करके लिख सकते हो। एंड देन आफ्टर यू जस्ट मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म कैन यू थिंक ऑफ 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म कैन यू थिंक ऑफ 0 हो जाएगा, थर्ड टर्म कैन यू थिंक ऑफ -6a हो जाएगा इंटू m, क्योंकि 3m -2a से मल्टीप्लाई करेगा, सो दैट विल बिकम -6ma डिवाइडेड बाई टोटल मास हम लोग बात कर चुके हैं वो 6m है। सो ये टोटल कितना बन जाएगा -a। इसका मतलब है कि जिसको YCM कोऑर्डिनेट अपने पास ही आ जाएगा। देन वी कैन फाइंड ZCM में बोलोगे समेशन ऑफ mi/zi डिवाइड बाई समेशन ऑफ mi। ना ये इंटायर पार्टिकल सिस्टम XY प्लेन पर है, इसके लिए सभी का z 0 है, तो आप यहाँ लिखना चाहो तो 0 0 0 भी लिख सकते हो z कोऑर्डिनेट के लिए, और अगर नहीं लिखा है तो उसका मतलब भी 0 ही होता है, इसलिए ये सभी 0 होने की वजह से 0 आ जाएगा। सो फाइनली अपने को सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता चल जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 5a/6, -a, 3 डायमेंशन में आप देना चाहोगे तो ये हो जाएगा। आप चाहो तो इसको डिनोट कर सकते हो, ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, 5a/6 यानी यहाँ पर कहीं थोड़ा सा, और फिर इसके बाद -a यानी यहाँ पर, तो आप पाओगे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन यहाँ पर आ जाएगी कहीं। दैट इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ मास। सो अगर 3 पार्टिकल सिस्टम आपको दिया है तो आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए होते तब भी आपको एक्जैक्टली सेम प्रोसेस को फॉलो करना था और सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकल आती है। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास का वेक्टर ये बन रहा है, दैट इज गोइंग टू बी RCM वेक्टर। और अगर हमने RCM वेक्टर लिखना है तो RCM वेक्टर होता है XCM i प्लस YCM j, उसको यूज़ करके लिखा जा सकता है 5a/6 i cap minus a j cap. So this is going to be the position vector of center of mass. Got to know? Now let's consider another basic example. उससे भी सिंपल है, इसमें 2 पार्टिकल्स हैं, और इस एग्जांपल से हम ये लर्न करेंगे कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन किस तरह से शिफ्ट करती है, या उसके रिलेटेड जो और भी इंटेंशन है उसको डेवलप करते हैं, साइंटिफिक इंटेंशन। ये ओके, सो पहले तो इसका सेंटर ऑफ मास पता कर लेते हैं। सो सेंटर ऑफ मास के लिए ये केवल x एक्सिस पर है, तो YCM 0 आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि YCM 0 होगा, ZCM 0 आएगा। इसका मतलब है कि उसी लाइन पर लाई करेगा जिस लाइन पर ये मास लाई करते हैं। अंडरस्टूड? इसका मतलब अगर 2 पॉइंट मासेस दिए गए तो सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पर लाई करेगा, यहाँ वहाँ कहीं और नहीं हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम देयर। फिर इसके बाद में एक्सियम पता करते हैं। एक्सियम के लिए आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और आप इजीली पता कर पाओगे कितना वैल्यू आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी m1 x1 अपना 0 जा रहा है और x2 की वैल्यू a दी गई है, तो ये बनेगा m2a डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो ये तो अपने को कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। लेट्स से कि वो समझना आपके लिए आसान होगा अगर हम लोग को ये एज्यूम करते हैं कि m1 और m2 की वैल्यू बराबर है और लेट्स से वो m है। सो अगर दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हो जाएं और दोनों m के बराबर हो जाएं, उस केस में एक्सियम कितना आएगा? कैन वी से एक्सियम के लिए यहाँ पर भी m आएगा, यहाँ पर 2m आ जाएगा। सो ये बन जाएगा ma डिवाइड बाई m प्लस m इज इक्वल टू बेसिकली ma/2m।
विच इज़ बेसिकली इक्वल टू a/2। ना वाई सी एफ जेड से पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि दो पॉइंट हैं तो सेंटर ऑफ मास उस लाइन पे लाई करता है जो उन दोनों को ज्वाइन करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी जो लोकेशन आ रही है एक्सियम की वो a/2 आ रहा है, या फिर ये नंबर भी देख लो ध्यान से, तो इससे एक बात क्लियर हो गई, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इनके बीच में ही कहीं लाई करेगा। सो सेंटर ऑफ मास दो पॉइंट मासेस के लिए हमेशा उस लाइन पे लाई करता है जिसको ज्वाइन करता है, और उन दो पार्टिकल के बीच पे लाई करता है। इट कैन नेवर बी कि सेंटर ऑफ मास यहाँ चला जाए, इट कैन नेवर बी कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाए, और किसी लोकेशन पर भी नहीं जा सकता। इट हैज़ टू बी समवेयर इन बिटवीन। अगर m1 m2 बराबर होते हैं तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन यू विल फाइंड कि दैट इज कमिंग एग्जैक्टली इन बिटवीन, सो दैट विल बी सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब अगर दो मास इक्वल हैं तो सेंटर ऑफ मास उसके मिड पर आता है, और अगर अनइक्वल हैं तो फिर मिड पर नहीं आता है, राइट। तो अगर फिर कहाँ पर जाता है उसके बारे में समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए अगर m2 की वैल्यू बढ़ी है, m2 की वैल्यू बढ़ी है, ये मिड लोकेशन थी, मिड। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास तब आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर m2 बड़ा हो जाएगा तो m2 की डायरेक्शन में आएगा, दैट मीन्स तो फिर इधर आ जाएगा। सो अगर m2 लार्जर होगा तो इट विल शिफ्ट टूवर्ड m2, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर m2 की वैल्यू बड़ी होगी तो x कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, और m2 का वैल्यू छोटा होगा तो x कोऑर्डिनेट कम हो जाएगा। सो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इफ़ m2 इज़ लार्ज सेंटर ऑफ मास विल बी टूवर्ड्स m2, अगर m1 लार्ज है तो इट विल बी टूवर्ड m1। सो वी कैन से कि ये सेंटर ऑफ मास बनेगा जब m1 m2 से बड़ा होगा, ये सेंटर ऑफ मास बनेगा जब m1 m2 से छोटा होगा, और यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आएगा जब m1 और m2 बराबर होंगे। सो पॉइंट क्या एक्सट्रैक्ट करना है, पॉइंट ये एक्सट्रैक्ट करना है कि अगर दो पॉइंट मासेस हमको गिवन है तो अगर वो आइडेंटिकल हैं, सिमेट्रिकल हैं, बराबर है, तो हमेशा सिमेट्रिकल पॉइंट पर आएगा, यानी सेंटर पॉइंट पर आएगा। और अगर एक बड़ा है और एक छोटा है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा लार्जर मास की तरफ आता है। सो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन इज टूवर्ड्स द मोर मास, दैट्स द पॉइंट वी कैन कैरी। सो जहाँ ज़्यादा मास होगा सेंटर ऑफ मास उस तरफ चला जाएगा, और अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पॉइंट पर आएगा। ओके, ना इसी पॉइंट को आप इस एग्जांपल में समझ सकते हैं। जैसे कि अपने पास सपोज कर लीजिए कि ये रिंग दी गई है और ये भी एक रिंग दिया गया है, हालांकि एक कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, बट स्टिल वी कैन थिंक ऑफ कि ये मास है, तो इस पर मास में इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स पार्टिकल्स लोकेटेड होंगे। सो ये भी इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, इस पर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। सो दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पार्टिकल्स, बट दे आर इन कॉन्टिन्यूस मैनर। एनीवे, अपना पॉइंट ये था कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैसे जाती है उसकी इंट्यूशन डेवलप करना। अगर उसको इंट्यूशन में कन्वर्ट करना चाहें तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सपोज कर लो इसको बोलता है कि इसमें जो मास है वो यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स हर पार्टिकल का मास उतना है, जितना पार्टिकल इसका मास है उतना पार्टिकल इस पार्टिकल का है, उतना मास इस पार्टिकल का, सभी का बराबर है, यानी सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल में सेंटर ऑफ मास कहाँ चला जाएगा, सेंटर पॉइंट में सिमेट्रिकल पे चला जाएगा। बट अगर आपसे ये कहता है कि हमारे पास एक रिंग है और उसमें यहाँ पर ज़्यादा मास है, डेंसिटी ज़्यादा है, लेट्स से ये पोर्शन ज़्यादा डेंस है और बाकी पोर्शन यूनिफॉर्म है, इसको ज़्यादा थिक कर दिया, या फिर यहाँ पे कोई और लेयर लगा दी उसने, तो क्या हम बता सकते हैं अब सेंटर ऑफ मास का क्या पोजीशन होगा। तो अपने को कुछ ऑप्शन दे सकता है कि जैसे ये सेंटर पॉइंट हो गया, एग्जैक्टली सेंटर हो गया, फिर एक ये दे सकता है 2 पॉइंट, एक ये दे सकता है 3 पॉइंट। सो क्या हम बता सकते हैं कि किधर जाएगा, और एक 4 पॉइंट भी दे सकता है। सो इस तरह से अगर 4 पॉइंट्स आपको दिए हों और पूछे कि वेयर इज़ द सेंटर ऑफ मास, कैन वी थिंक अबाउट, यस वी कैन थिंक अबाउट। अगर ये यूनिफॉर्म रहा होता तो 1 पे रहा होता, फिर आपको देखना होगा कि मास यहाँ पर है, जिधर ज़्यादा मास होता है सेंटर ऑफ मास उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, तो सेंटर ऑफ मास मस्ट बी शिफ्टिंग फ्रॉम 1 to 3। सो 3 विल बिकम द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दिस काइंड ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। इन जहाँ पर ज़्यादा मास होगा सेंटर उस तरफ की उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है। सो 3rd विल बिकम द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, well, so now let me give you a homework problem based on this discrete mass distribution. So let's say अपने पास एक स्क्वायर है, इसमें ये साइड A है, ये भी साइड A है, सो ये स्क्वायर कंफर्म हो गया, और ये एक्स वाई प्लेन पर है। यू कैन थिंक ऑफ कि ये ओरिजिन है, सो दिस कैन एक्ट एज द एक्स एक्सिस, दिस कैन एक्ट एज द वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। सो O के रिस्पेक्ट में हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है इस मास डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें एक m मास का पार्टिकल दिया गया, एक 2m मास का पार्टिकल दिया गया, एक ये m मास का पार्टिकल दिया गया, और O पर कोई पार्टिकल नहीं, केवल 3 पार्टिकल्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। सो क्वेश्चन इज फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू O। ओरिजिन के रिस्पेक्ट पे अपने को सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करनी है। दिस इज अ होमवर्क, नाउ यू ट्राई बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव लर्न एंड गेट योर आंसर and comment the answer in the comment section.
ओके, थैंक यू एवरीवन.